हेलो एवरीवन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर 6 डिस्कस कर रहे होंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये हमारे इस लेक्चर का कंटेंट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। तो स्टार्ट हम लेते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ ताकि एक अच्छी फाउंडेशन सेट हो जाए आपकी इस लेक्चर के लिए। तो टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग, जिसको उर्दू में फ़ैसला साजी भी कहते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में भी मुख्तलिफ मौक़ों पर कुछ फ़ैसले कर रहे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑफिस में हैं या किसी प्रोडक्शन साइट पर हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, तो या इवन सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, तो आपको मुख्तलिफ औकात में फ़ैसले करने पड़ रहे होते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि सुपरवाइजरी या फिर मैनेजरियल रोल में होते हैं। तो ये टॉपिक जो है उसी को डिस्कस कर रहा होगा। कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं कि पहले तो हमारे पास डिसीजन मेकर है, ठीक है। अब ये वो इंसान है जो कि फैसला कर रहा होता है। अब ये एक शख्स भी हो सकता है या फिर मुख्तलिफ जो है इंडिविजुअल्स का ग्रुप भी हो सकता है, दो या उससे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो ये फैसला साजी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनको डिसीजन मेकर कहा जाता है। और इनको जो टास्क दिया रहता है, फ़र्ज़ करें अगर फ़ैसला करना है, तो इनकी ख्वाहिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट डिसीजन हो, अच्छे से अच्छा फ़ैसला हो। अगर आपने कंपनी के लिए प्रॉफिट्स कमाने हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा फ़ैसला लिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। अगर पैसे बचाने हैं या कम पैसे कहीं लगाने हैं तो ख्वाहिश ये होती है कि कम से कम पैसे जो है वो लग रहे हों, ठीक है। फिर ये जो फैसला साजी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस होती हैं, ठीक है। जिसमें से आपने कोई एक मुंतखब करना होता है। उनको ऑल्टरनेटिव या कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टेबल में मैंने एक रॉ टेबल बनाया हुआ है फॉर्म में और एक ज़रा डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ गिवन है। तो जब भी टेबल में आपके पास ऑल्टरनेटिव या कोर्स ऑफ एक्शन या ए गिवन होगा, वो टेबल की इस साइड पे इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है, इस कॉलम में गिवन होगा। यहाँ पर अभी मैंने तीन एग्जांपल के तौर पर A1 A2 A3 लिख दिए हैं। यहाँ पर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपको कहा गया है कि जी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आपके पास क्या चॉइसेस हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से आपने कोई एक मुंतखब करना डिसीजन, ठीक है। तो इनको ऑल्टरनेटिव्स या ए कहा जाता है। फिर हमारे पास सेकंड है जी स्टेट ऑफ नेचर एस। ये फ्यूचर इवेंट्स होते हैं। ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेहतर शक्ल बता पाते हैं कि आप जो फैसला करने जा रहे होंगे उसका नतीजा क्या खज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर जो है एस से डिनोट होता है और ये टेबल के इस साइड पे गिवन होंगे, ठीक है। अभी मैंने दो लिखे हुए हैं, आपके पास ये तीन या चार भी हो सकते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पर तीन गिवन है, ठीक है। तो ये सेंस बना रहे हैं कि फ़र्ज़ करें मुल्क के इक्तसादी हालात, अब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है इनमें, तो मुझे ये तो जानना ज़रूरी है ना कि मैं जिस मुल्क में हूँ उसके इक्तसादी हालात क्या चल रहे हैं। वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो बस स्टेबल हैं, या वो मुल्क के इक़्तिसादी हालात ख़राब चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये मुझे स्टेट ऑफ नेचर मालूम होंगी तो मुझे फ़ैसला करने में ज़रा आसानी होगी कि मुझे इन ऑप्शंस को चुनना भी है या नहीं चुनना, और इनमें से कौन सी बेहतर ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ नेचर एस जो है वो यहाँ पर मैंशन होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है पे ऑफ। तो ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, और जिसको ए कहते हैं, और हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर जिनको एस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंशनड है। इनका कॉम्बिनेशन जो है आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। उन रिजल्ट्स को जो है पे ऑफ्स कहते हैं। ये सब के सब ये जो नंबर्स हैं ना, ये पे ऑफ्स हैं, ठीक है, और टेबल में ये यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो ये बता रहा है, आप थोड़ी सेंस बन रही होगी कि ऑल्टरनेटिव मेरे पास है बॉन्ड का। फ़र्ज़ करें मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, उसमें कंपनी की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है, तो उसके बाद मैं इतना कमा पाऊंगा, ठीक है। या अगर मुल्क की इकॉनमी जो है वो ख़राब चल रही है और मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मेरे पास इतना नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है बड़ा क्रिटिकल होती है और ये आपको फैसला करने में हेल्प कर रही होती है। फिर पे ऑफ टेबल होता है। ये इस टेबल के अंदर जो भी मालूमात गिवन है, ऑल्टरनेटिव्स गिवन है, आपके पास स्टेट ऑफ नेचर गिवन है, और आपके पास पे ऑफ गिवन है, या आपके पास कहीं पे प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तो ये सारे के सारे अगर मालूमात एक टेबल की फॉर्म में है तो उसको पे ऑफ टेबल कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसको हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू भी कहते हैं, ईएमवी इन शॉर्ट। ये भी एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप
फिगर आउट कर पाते हैं कि आपके डिसीजन के अगेंस्ट क्या वैल्यूज़ आई हैं, उनमें से फिर आप जो सबसे बेहतर वैल्यू होती है, फॉर इंस्टेंस आपने कोई प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो उसमें तो ऑब्वियसली आप उस वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे होंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आपको दे रही हो। तो ये भी एक तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आपके पास एक फैसले के अगेंस्ट कुछ रिजल्ट्स आ रहे होंगे। इसको आगे हम डिटेल से एग्जाम्पल्स में भी फिर देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब ये डिसीजन मेकिंग कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इनको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो एक डिसीजन मेकिंग होती है अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी ये होती है कि आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता होता है कि मेरे पास ये ऑल्टरनेट्स हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर भी आपके पास गिवन है और वो क्या रिजल्ट दे रहे होंगे वो भी गिवन है। तो आपको पता होता है कि किस ऑल्टरनेट को चूज़ करूंगा तो उसका क्या नतीजा निकल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो रही होती है। तो आप सर्टन होते हैं कि आपके पास जो है वो क्या फैसला निकल रहा होगा, किस फैसले का क्या नतीजा निकल रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास है अंडर रिस्क कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। अंडर रिस्क में ये होता है कि आपके पास कुछ मालूमात पूरी नहीं होती, ठीक है। इस केस में लिखा हुआ है कि आपके पास स्टेट ऑफ नेचर नहीं गिवन होगी, ठीक है। मालूमात इनकम्प्लीट हैं तो आपके पास ये तो है, ठीक है, आपके पास ये भी है, लेकिन आपके पास ये स्टेट ऑफ नेचर जो है ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास शायद इसके अगेंस्ट पे प्रोबेबिलिटी लिखी हो। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि फ़र्ज़ करें आपने एक ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन लेनी है, फ़र्ज़ करें बॉन्ड्स है और आपके पास स्टेट ऑफ नेचर नहीं पता कि मुल्क के इक़्तिसादी हालात ग्रो कर रहे हैं, स्टेबल हैं, डिक्लाइनिंग पे हैं। आपको ये पता लग रहा है कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा तो शायद 40 रुपए कमा रहा हूँगा, ठीक है, लेकिन इसके चांस कितने होंगे कि मैं 40 रुपए कमा पाऊंगा, उसके अगेंस्ट कुछ प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह 0.7 0.3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 0.7 0.2 या 0.1 लिखा हो, ठीक है। 0.7 का मतलब होगा कि इसका 70% चांसेस हैं, 0.2 का मतलब होगा कि इसके 20% चांसेस हैं और 0.1 का मतलब होगा कि इसके 10% चांसेस हैं। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपके पास कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। लेकिन अगेन रिस्क होता है, आपको श्योर नहीं होता है कि यार ये जो नतीजा है वो बिल्कुल ऐसे ही अखज़ हो रहा होगा जो कि आप चाह रहे हैं, ठीक है। फिर एक होता है अंडर अनसर्टनिटी। इस ये बड़ी ख़तरनाक हालात होती हैं, इसमें आपके पास मालूमात या तो बिल्कुल ही नहीं होती या ऐसी होती हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं या ऐसी होती हैं कि बिल्कुल आधी होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब ना स्टेट ऑफ नेचर का पता है, ठीक है, ना आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है। पीछे ये रही इंफॉर्मेशन तो ये भी बाज़ों का जो है ना वो पूरी नहीं होती, ठीक है। और अगर हो तो उस कंडीशन में ही होती कि आपको पता नहीं लग रहा होता कि आप जो फैसला करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स की हमारे पास डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिसीजन मेकिंग के अप्रोचेस हैं जो कि हम अंडर अनसर्टनिटी देख रहे होते हैं। इसमें हमारे पास है मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास और मिनिमैक्स रिग्रेट। तो पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, क्योंकि हमारी एक असाइनमेंट भी इस पर आई थी और इसके अलावा ये एग्ज़ाम में भी बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन का। फिर इसको देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। जी, तो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम डिसीजन थ्योरी में मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स, लाप्लास एंड मिनिमैक्स रिग्रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपके सवाल में गिवन होगी। जिस तरह आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स या कोर्स ऑफ एक्शन जिस तरह यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ये मैंशन होंगे। नाम चेंज हो सकता है, ठीक है, और कुछ पॉसिबल आउटकम्स या स्टेट ऑफ नेचर के नंबर्स जो हैं वो मैंशन हो सकते हैं, ठीक है। अगेन ये नाम फ़र्क हो सकते हैं। वैल्यूज़ अभी 3 3 आ रही हैं, ये 4 या 5 भी हो सकती हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर आप एक बार तरीक़ेकार सीख जाएं तो वैल्यूज़ ख्वाह कम हो या ज़्यादा हो आप आसानी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैंने मिलियंस के लिए ओवरऑल मिलियन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अदरवाइज़ तो मैं यहाँ पर मिलियन के लिए यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ ऐड कर लेता तो भी ये 10 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता, लेकिन वैल्यूज़ को ज़रा सिंपल फॉर्म में रखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट मैंने निकालनी है मैक्सिमम। मैक्सिमम को अगर आप देख रहे हो तो मैंने दो डिफरेंट कलर्स में इसको हाईलाइट किया हुआ है। मिन जो है वो मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है और मैक्सी जो है मैक्सिमम को। तो इसमें क्या कहा यह जा रहा है कि पहले आप इन वैल्यूज़ की जो है वो मिनिमम वैल्यू निकालें और फिर जो वैल्यू आएगी उसका आप फिर जो मैक्सिमम वैल्यू उसमें आ रही है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इनमें से, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तो तरीका मैनुअल है, ठीक है, जिसमें आप ये देखते हैं कि इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 10 ही है, 10 यहाँ पे लिख दी। इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 5 है, 5 यहाँ पे लिख दी। इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 1 है, 1 यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो लेकिन मैं ज़रा ऑटोमेटेड मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ जिसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। तो एक्सेल का एक फार्मूला है इज इक्वल टू MIN, ठीक है,
मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, इसके अगेंस्ट मेरे पास आ गया कि ये मिनिमम वैल्यू है। यही रिजल्ट मैंने सबके अगेंस्ट चाहिए मुझे, तो फार्मूला मैंने आगे रेप्लिकेट कर लिया, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। तो इन रोज़ में सबसे जो कम वैल्यूज़ थी वो मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। तो ये मिन जो है वो निकल आया, ठीक है। अब मिन का हमने मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। एक बार इसको ज़रा क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं फार्मूला के ज़रिए। तो मैक्सिमम का फार्मूला भी ये कह रहा है कि 10 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हमने देखना है कि ये जो 10 आया है मैक्सिमम में, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है मिनिमम वैल्यू में? यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये रो किस कोर्स ऑफ एक्शन से एसोसिएटेड है? ठीक है, स्मॉल फैसिलिटी के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? स्मॉल फैसिलिटी, ठीक है। बस इतनी सी बात ही, आपका मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमैक्स। तो इसमें पहले मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी भी फिर मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि इस बार हम मैक्सिमम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तीनों के अगेंस्ट मैक्सिमम वैल्यू निकाली, ये मेरे पास रिजल्ट आ गए तीनों के अगेंस्ट। क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15, तो 15 ही निकली है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इसका ये पार्ट तो निकल आया। अब ये पार्ट निकालना है कि मैक्सिमम का मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम का मैक्सिमम क्या नज़र आ रहा है? 15। तो एक बार फार्मूला से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 ये आया, ठीक है। अब 15 हमारे पास ये है, इन वैल्यूज़ में से 15 कहाँ पर है? यहाँ पर। ये वैल्यू जो है वो किस रो के साथ एसोसिएटेड है? लार्ज के साथ। तो इसका रिजल्ट जो है वो लार्ज है। इसका मतलब ये है कि मैक्स में लार्ज फैसिलिटी के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं लाप्लास को। लाप्लास में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसके वर्ड में आपको ये मीनिंग तो नहीं मिल रही होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि करना क्या है कि वहाँ पर आपने मैक्सिमम में पहले आपने मिनिमम निकाला, फिर यहाँ पर मैक्सिमैक्स में मैक्सिमम निकाला। यहाँ पर ये कि पहले आपने उसी तरीके से इन वैल्यूज़ की जो है ना एवरेज निकाल लेनी है, ठीक है। एवरेज का फार्मूला है इज इक्वल टू AVRAG, ठीक है। मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया। ये भी आप मैनुअली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, मतलब तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दें, ठीक है। तो एवरेज निकाली मैंने इन तीनों वैल्यूज़ की। अच्छा, फिर इन तीनों की जो एवरेज निकली है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सेलेक्ट करना होता है, वो आपकी लाप्लास वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम बजाय तो 10 नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन फार्मूला से भी हम एक बार जो है कर लेते हैं। ठीक हो गया, 10 आई। 10 ये है, यहाँ पर किस रो में है 10? ये रो किसके साथ एसोसिएटेड है? अगेन स्मॉल फैसिलिटी के साथ। तो इसका आंसर क्या है? स्मॉल फैसिलिटी। ठीक हो गया, लाप्लास भी कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं मिनिमैक्स रिग्रेट को, ठीक है। इसका तरीक़ाकार आसान है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें आप करते ही हैं कि पहले ओवरऑल आप रिग्रेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आती है उसकी पहले मैक्सिमम लेते हैं और फिर उसकी मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यही वैल्यूज़ हैं, वही जो आपके पास आ रही हैं। इसमें यह कि आपने इन वैल्यूज़ को ज़रा डिफरेंट शक्ल में फिर यहाँ पर लिखना होता है। अब वो डिफरेंट शक्ल कैसे आएगी? वो ये होती है कि आपने उधर आप रोज़ में चल रहे थे, इधर आपने ज़रा कॉलम्स में चलना है, ठीक है। पहले इनमें देखना है कि आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट पे ऑफ कौन सी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बजाय तो 10 नज़र आ रही है, यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फार्मूला से यही चीज़ जो है एक बार निकाल रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू मैक्स, और इसको मैं ज़रा अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट की, तो वही वैल्यूज़ आपके पास तीनों आ गई, ठीक हो गया। अब इसमें आपने करना ये है कि इस वैल्यू को जो आपके पास आई है ना, यहाँ का बेस्ट पे ऑफ हो गया, यहाँ का बेस्ट पे ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ का बेस्ट पे ऑफ, यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू, इनको आपने एक एक करके माइनस करना है। ये पहले इससे माइनस होगा, फिर ये इससे माइनस होगा, फिर ये इससे माइनस होगा, फिर ये जो है इससे माइनस होगा, फिर इससे, और फिर इससे, ये फिर इससे और इससे। इसके माइनस होने के बाद ये वैल्यूज़ भरी जा रही होंगी, ठीक है। तो क्या करना है मैंने, इज इक्वल टू, इसको माइनस करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। जो एक्सेल यूज़ करते हैं उनके लिए ये है कि इसको मैं पहले फिक्स कर रहा हूँ ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। और इसको मैंने इस 10 माइनस 10 क्या होता है, ये आप खुद से पेपर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 होता है, ठीक है। ड्रैग किया, मेरे पास 10 माइनस 5 क्या होता है? 5 होता है। 10 माइनस 1 क्या है? 9 होता है। तो ये मैंने फार्मूला से ज़रा कर दिया ताकि कोई मिस्टेक ना रहे, अदरवाइज़ आप पेन पेपर से भी आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में अब यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू के अगेंस्ट जो है मैं माइनस कर रहा हूँ इनको, ये आ गई, ठीक है।
इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। और तो ये हमारे पास रिग्रेट की सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपसे कहा था इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करने के बाद जीरो ही आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है, वैल्यूज़ हमारे पास ठीक आएंगे। तो मैंने क्या कहा था, आपके पास एक नया टेबल आ गया ये रिग्रेट की वैल्यूज़ का। अब उसमें आपने मिनिमैक्स, रिग्रेट कैलकुलेट हो गया। अब आपने मिनिमैक्स कैलकुलेट करना है। मिनिमैक्स में क्या करना है, पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, फिर उसकी मिनिमम ले लेनी है। बाकी तरीकेकार वही जो हमने ऊपर फॉलो किया था। तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू लेना चाह रहे हैं, इसकी इज इक्वल टू एम ए एक्स। ये किया क्रॉस चेक करने के लिए इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, डिफाइव ही आया है। ठीक है, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, इनमें से तीनों वैल्यू इनसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 है, तो 9 ही आया है। ठीक है, तो मैक्स कैलकुलेट हो गया। पहले रिग्रेट कैलकुलेट हुआ था, फिर मैक्स भी कैलकुलेट हो गया। अभी कह रहा है कि जी आपने इसका मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, बाजार तो 5 ही लग रही है, तो इज इक्वल टू मिनिमम, और ये आ गया 5। अब 5 आपके पास यहाँ पर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी। तो मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो दैट्स हाउ मिनिमैक्स रिग्रेट इज कैलकुलेटेड। उम्मीद है आपको बाकियों की भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ये आगे देखते हैं। जी, तो इन अप्रोचेस की कैलकुलेशन का तरीक़ाकार तो हमने देख लिया। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास है मैक्सिमम। मैक्सिमम में जो डिसीजन मेकर होता है, जो फैसला करने वाला शख्स होता है, वो बिल्कुल रिस्क लेने का आदी नहीं होता। ठीक है, और ना वो कोई अच्छे की उम्मीद कर रहा होता है नताइज से। लेकिन कम अज़ कम उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जो नताइज आए हैं बुरे, उनमें से कम अज़ कम अच्छा नतीजा मुंतखब किया जाए। ठीक है, बुरे रिजल्ट में से अच्छा नतीजा। तो ये ज़रा पेसिमिस्ट टाइप की अप्रोच होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमैक्स। मैक्सिमैक्स में जो डिसीजन मेकर होता है वो रिस्क लेने का आदी होता है, और वो अच्छे की ही उम्मीद कर रहा होता है, और वो अच्छे में से भी अच्छे नताइज जो है एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ज़रा ऑप्टिमिस्ट टाइप की अप्रोच होती है। लाप्लास में जो नताइज आ रहे हैं उनकी एवरेज लेने के बाद उसमें से अच्छी वैल्यू को सिलेक्ट करने की ख्वाहिश होती है। ठीक है, डिसीजन मेकर की। फिर लास्ट में हमारे पास है मिनिमैक्स। ये आप समझ लें कि ज़रा न्यूट्रल टाइप की अप्रोच होती है। इसमें ना ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा होता है, ना कम रिस्क लिया जा रहा होता है। ज़रा दरमियाना टाइप का रिस्क होता है, ताकि बाद में कोई अफसोस ना हो, कोई रिग्रेट ना हो। ठीक है, कि मैंने कोई गलत फैसला लिया था, या मैं फिर ये फैसला कर लेता। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो है हमारे पास अप्रोचेस हैं अंडर अनसर्टनिटी। कैलकुलेशन का मैकेनिज्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और उसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। ठीक है, तो ईएमवी की कैलकुलेशन जो है वो एक पे ऑफ टेबल आपके पास सामने दिख रहा होगा, इसके अगेंस्ट हम कर रहे होंगे। इसमें आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं। ठीक है, A1 A2 A3, कुछ स्टेट ऑफ नेचर के अगेंस्ट कुछ प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन्ड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि इसके होने के इतने फ़ीसद चांसेस हैं। इसके 0.7 मतलब 70%, 0.3 मतलब 30%, और ये कुछ पे ऑफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पे ऑफ टेबल मेंशन होगा पहले से ही। मैंने अब इनके अगेंस्ट ईएमवी कैलकुलेट करनी है। ईएमवी कैलकुलेशन का सिंपल तरीकाकार ये है कि पहले आपने ए वन का रिजल्ट निकालना है, फिर ए टू का, और फिर ए थ्री का। इन तीनों में से देखना है कि जो वैल्यूज़ आई हैं उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी ईएमवी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ आएंगी कैसे, वैसे आएंगी कि आपने पहले ए वन कैलकुलेशन के लिए आपने इस वैल्यू को, जो पी ऑफ है, जो कि ए वन और स्टेट ऑफ नेचर के साथ लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 17,500। ठीक है, ये देखना आपके पास वेरीफाई भी हो रहा होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, फिर अगला हमारे पास ये है कि दूसरी वैल्यू भी निकालनी है मैंने। तो मैंने 45,000 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर मेरे पास 13,500 आ रहा होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 13,500 आया मेरे पास। ठीक हो गया। इसके अगेंस्ट जो मल्टीप्लिकेशन हुई और इसके अगेंस्ट जो मल्टीप्लिकेशन हुई उसको आपस में ऐड कर लेना है। ऐड करने पर मेरे पास 31,000 वैल्यू होगी। तो ए वन की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई 31,000। अब मैंने निकालनी है ई टू की वैल्यू। ए टू में भी ये मैकेनिज्म फॉलो करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर ये जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 24,500 आया मेरे पास। फिर ए टू की दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो मेरे पास आएगा 15,000। 15,000 आया, 24,500 आया, इनको आपस में मैंने ऐड कर लेना, तो मेरे पास ये वैल्यू आई।
ठीक है, 39,500। लास्ट में भी A3 के लिए मैंने ये करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में ऐड कर लिया, 14,000 को और 10,500 को आपस में ऐड किया तो 24,500 है। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ठीक है, तो बड़ी वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो ये हमारी EMV होगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ EMV इज कैलकुलेटेड। आपने प्रोबेबिलिटी को पे ऑफ से मल्टीप्लाई करना है हर एक को, इन तीनों के अगेंस्ट आपके पास एक एक वैल्यू आ रही होगी और उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी EMV वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम इसके अगेंस्ट देखते हैं कि डिसीजन ट्री कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिसीजन ट्री। ठीक है, ये डिसीजन ट्री। अच्छा, फ़र्क क्या है? डिसीजन ट्रीज को क्यों कहते हैं? डिसीजन ट्री हम इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बना रहे होंगे, क्योंकि डिसीजन ट्री में EMV ही कैलकुलेट हो रहा होता है। ठीक है, रिजल्ट में आपके पास क्योंकि मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो यही वैल्यू निकल रही होगी आखिर में। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो दिखता किसी और तरीके से। किस तरीके से दिखता है वो? ट्री लिखा हुआ है तो मतलब दरख्त की फॉर्म में दिखता है, कुछ शाखें जा रही होंगी, उन शाखों के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज़ लिखे होंगे, वैल्यूज़ यही होंगी सारी की सारी, लेकिन किसी को कहाँ प्लेस किया होगा, किसी को कहाँ प्लेस किया गया होगा, तो बस दिखता वो किसी और तरीके से। मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है इसके अगेंस्ट, इन्हीं वैल्यूज़ के अगेंस्ट, ये आपके सामने दिख रहा होगा। एक हम स्क्रैच से भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन ट्री है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो है ऐड ऑन यूज़ किया है, ओवरऑल ऑनलाइन ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं वो तरीक़ेकार भी सिखा दूंगा, तो आप अगर अपने पास भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। थोड़ा ब्रीफ इसका ओवरव्यू कि ये ट्री में कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ट्री में देखें, आपने पहले तो ये देखना है कि आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं और कितने आपके पास स्टेट ऑफ नेचर हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास तीन अल्टरनेटिव हैं तो आपके पास ये तीन देखें शाखें निकल रही हैं। शाखें कहाँ से निकल रही हैं? ये इस स्क्वायर से निकल रही हैं। ये स्क्वायर जो है इसको डिसीजन नोड कहते हैं। ठीक है, ये आपके ऑल्टरनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स जो आपके कोर्स ऑफ एक्शन है उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे तीन थे तो यहाँ पे तीन निकले। ठीक है, उसके बाद हर ऑल्टरनेटिव्स के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि दो दो स्टेट ऑफ नेचर मैंशनड है, इनके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ वैल्यूज मैंशनड है। तो आपका जो स्टेट ऑफ नेचर है, जिसको हम आगे इवेंट नोड भी कहते हैं, यहाँ पर सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर दो थे तो दो दो शाखें निकली हुई। ठीक है, A2 के अगेंस्ट भी दो शाखें और A3 के अगेंस्ट भी दो शाखें। तो वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट की? जो आपके पास पहले से गिवन है वो तो आप खुद से इंसर्ट कर लेंगे, बाकी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है। मैंने सिर्फ क्या किया है कि मैंने ये शाखें जो है वो निकाली, उसके अगेंस्ट ही मुझसे ऑलरेडी इनपुट मांग रहा था। इनपुट में क्या चीज़ कहाँ पे प्लेस की जाती है कि आपके पास ये वैल्यूज तो गिवन थी, S1 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी और S2 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी। तो मैंने S1 और S2 की ये प्रोबेबिलिटी ये वही 0.7 0.3 0.7 0.3 और 0.7 0.3 ऐड कर ली। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये रह गया ये ग्रे एरिया। ये ग्रे एरिया आपने पे ऑफ्स जो हैं जिनको वैल्यूज़ कहते हैं, ये आपने आखिर में लिखना होती हैं। ठीक है, तो आपके इन नोट्स पर आ गई स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ और आखिर में आपके पास ये सारे पे ऑफ्स, ये वही पे ऑफ्स हैं। देखिए 25,000 25,000 45,000 45,000। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही लिख दी गई हैं। अब जब ये मैंने लिखी तो इसने वही काम किया ये में जो किया था कि इसने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी और इसकी जो वैल्यूज आई उसका प्लस निकाल के उसने ये वैल्यू निकाल ली। इधर इसने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आपस में प्लस करके ये वैल्यू निकाल ली। इधर इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई इसके साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुई, आपस में एडिशन हुई तो ये वैल्यू, तीनों ये वैल्यूज आ गई। इनमें से बड़ी कौन सी है? 39,500 है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। तो इसको मतलब वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद ऐसा कहने क्या एक किस्म का फोल्ड करते हैं हम, राइट टू लेफ्ट। ठीक हो गया, आप स्क्रैच से बनाना सीखते हैं, यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो आप डिसीजन ट्री को स्क्रैच से बनाना है सीखते हैं। ये काम जो है मैं तो चलें एक एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है। आपको तरीक़ाकार भी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बता दिया जाएगा। आप इसको इवन पेन पेंसिल से ही बना सकते हैं। आपको तरीक़ाकार आना चाहिए कि डिसीजन नोट होता क्या है, उसके अगेंस्ट शाखें कितनी निकालनी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, प्लस स्टेट ऑफ नेचर जो है वो सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा होगा जिसको इवेंट नोट कहते हैं, प्लस उसकी वैल्यू का एंटर करना होगी, पे ऑफ्स की वैल्यू का एंटर करना होगी। तो ये अगर आपको पता लग गया तो आप पेन पेपर से ही बना सकते हैं। ठीक है, मकसद ये कि आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं। बनाने के लिए अव्वल तो मैंने वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे इसने बनना शुरू करना है। अगर यहाँ पे क्लिक करके बनाऊंगा मैं तो इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, आपको वैल्यूज़ की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं चाहूँगा ट्री प्लान में मेरे पास कितने ऑल्टरनेट्स हैं? 3। ठीक है, तो मैंने इसका मतलब ये कि जो डिसीजन नोड है जो स्क्वायर था उसकी 3 ब्रांचेस बनानी है। ठीक है, तो 3 ब्रांचेस ये बनी। ये डिसीजन 1 2 3 ये बता रहा है। मेरे पास ये A1 A2 A3 था, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इन नामों के साथ, A1 A2
ये 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हर ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट तो चलो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, हमारे पास दो स्टेट ऑफ नेचर्स हैं। ठीक है, तो हर ब्रांच के अगेंस्ट मैंने दो स्टेट ऑफ नेचर निकालने हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर मैंने कहा था कि सर्कल उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको इवेंट नोड भी कहते हैं। उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया तो कितने हैं, दो S1 S2। मैं इवेंट नोड पे आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पे टू ब्रांचेस सेलेक्ट करूँगा, तो देखें उस तरीके से ये आ गया। यही काम मैंने रेप्लिकेट करना बाकी पर भी, क्योंकि बाकियों की भी S1 S2 दो स्टेट ऑफ नेचर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 0.7 और 0.3। इनके नाम भी अपडेट कर लेते हैं। इसने ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज़ उठाई हैं, उनको भी अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले इवेंट 1 इवेंट 2 को S1 S2 कर लेते हैं। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, ये S1 S2 1 एंड 2। ठीक है, फिर S1 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है, S2 के अगेंस्ट 0.3 है, तो वो भी अपडेट कर लेते हैं। तो ये है 0.7 0.3। तो पहले हम 0.7 वाली वैल्यू जो है वो अपडेट कर लेते हैं और फिर हम 0.3 वाली भी कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो अपडेट हो गई। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज भी इंसर्ट हो गई जो कि प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट थी, और ये भी बन गई। ये रह गई पे ऑफ मैंने कहा था कि आखिर में लिखना होती हैं। ठीक है, तो पहले 25,000 था, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 25,000। लिखने साथ आप देखेंगे कुछ ये कैलकुलेशन करेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसने देखें कैलकुलेशन कर ली कि इसने इस वैल्यू को जो यही है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो कि हम EMV के अंदर कर भी रहे थे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो 17,500 का है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर जब मैं इस 45,000 को लिख रहा हूँ, जो दूसरी पे ऑफ वैल्यू है, तो ये क्या करेगा कि इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ प्लस भी कर लेगा। प्लस करने के बाद वैल्यू लिख देगा। सी, तो इसने इससे मल्टीप्लिकेशन की, इसने इससे मल्टीप्लिकेशन की, जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पे लिख दिया गया। इस तरीके से बाकियों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो हमारे पास 35,000 और 50,000, तो 35,000 50,000 और लास्ट में हमारे पास है 20,000 और 35,000। 20,000 एंड 35,000। तो उसी तरीके से ये तीनों वैल्यूज इसने ऑटोमेटिकली उठाई। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 39,500, तो वो भी इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक कर ली। पहले ही आपने देखा होगा ये ज़ीरो था यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा EMV के थ्रू कैलकुलेशन भी होगी और हमारा डिसीजन ट्री भी जो है बन गया। तो दैट्स हाउ इट्स कैलकुलेटेड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जी, तो लास्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये डिसीजन ट्री का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंस्टॉल किया। तो आइए देखते हैं। मैं पहले गया www.google.com की सर्च इंजन पे। ठीक है, गूगल की साइट जब ओपन हुई तो मैंने वहाँ पर सर्च इंजन में YBIAN स्पेस ट्री प्लांट ये 3 कीवर्ड्स लिखे। ठीक है, इन कीवर्ड्स को लिखने के बाद सर्च किया, तो सर्च करने के बाद मेरे पास ये पहले ही ये ऑप्शन आई। ठीक है, ये रिजल्ट जो है आपके पास शुरू में शो हो रहा है। इसका ओवरऑल अगर आप आइडेंटिफायर ढूंढना चाह रहे हैं तो वो है GITHUB.com। ठीक है, तो ये वो साइट है जिस पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। आपने क्लिक कर लेना है, ये जो आपके पास लिंक शो हो रहा होगा इस पर जो ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कोड पे। कोड को जब क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने जिप फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड जिप करेंगे आपके पास एक जिप फाइल आपके उस पाथ पे जो कि आपने दी होगी वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ज़्यादातर डाउनलोड्स में ही डाउनलोड होती है। तो नेक्स्ट काम है इस जिप फाइल को ओवरऑल एक्सट्रैक्ट करने का। तो एक्सट्रैक्शन के लिए आपने इस पर डबल क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट टू की ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपसे पाथ मांगा जाएगा। मैंने डेस्कटॉप पे ही इसको एक्सट्रैक्ट किया फाइल को। तो डेस्कटॉप में देखिए मेरे पास ये फाइल इस तरीके से फिर ये एक्सट्रैक्ट हुई। अब ये एक पार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अब इसको इंस्टॉल करना है हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेल को जो है वो ओपन किया। उसको ओपन करने के बाद मैं गया फाइल पे। ठीक है, फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस ओपन हुई, तो मैं ऑप्शंस पे गया। ऑप्शंस पे क्लिक किया। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास आया एड इन्स। इस पे क्लिक किया। एड इन्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक विंडो ओपन हुई, तो मैंने गो पे क्लिक किया। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये कुछ और विंडो ओपन हुई, उसके मैं ब्राउज़ पे गया। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ब्राउज़ करके जहाँ पर वो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई हुई है उसको मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ब्राउज़ करने के बाद मैंने वही पाथ जो डेस्कटॉप पे जहाँ पर मैंने ये फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उसको सिलेक्ट किया।
ठीक है। सिलेक्शन में मेरे पास ये ओपन करूँगा, मेरे पास तो ये एक्सेल के फोल्डर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो है मेरे पास ये फाइल आ रही होगी। तो इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद ये हो गई अपलोड और मैंने इसको सिंपली ओके किया। ओके करने पर ये देखिएगा आपके पास ये एरिया, ये आप कह लें रिबन में ये बटन एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो दैट्स हाउ आई इंस्टॉल्ड इट और मैंने आपको यूज़ करना पहले ही सिखा दिया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाजमन लाइक करें, इसको शेयर करें या इस पर इवन कमेंट्स भी दें, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।